नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा के विविध रूप। इससे पहले की वीडियो में आपको भाषा के बारे में पढ़ाया गया है विस्तार से। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो पर जाएं, उसे देखें, समझें और फिर इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। भाषा के विविध रूप। तो भाषा के रूप बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। पहले शुरुआत करते हैं हम मूल भाषा से। मूल भाषा किसे कहते हैं? मूल भाषा जो हमारी हिंदी की मूल भाषा है वो है संस्कृत। हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी मूल भाषा संस्कृत है, अर्थात हिंदी भाषा संस्कृत भाषा से निकली है। संस्कृत भाषा का समय के साथ रूप परिवर्तन होता रहा। संस्कृत के बाद पाली में बदल गया, पाली से प्राकृत में बदल गया, फिर अपभ्रंश में बदल गया और अपभ्रंश से हमारी परिवर्तित रूप वाली हिंदी हमारे सामने आई है, ठीक है। तो मूल भाषा उस भाषा को कहते हैं जिससे किसी भाषा का जन्म हुआ हो, उसको मूल भाषा कहते हैं। अगला है व्यक्ति बोली। व्यक्ति बोली यानी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग बोली हो सकती है। जैसे हम मान लो भारत की राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में सभी राज्यों के लोग रहते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग यहाँ पर रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की बोली अलग हो सकती है। तो इसलिए व्यक्ति बोली किसी व्यक्ति की बोलने वाली भाषा को कहा जाता है। वो व्यक्ति किस तरह की बोली को बोलता है उसे व्यक्ति बोली कहते हैं। एक ही क्षेत्र में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उतनी ही वहाँ पर व्यक्ति बोली हो सकती हैं। अगला है स्थानीय बोली। स्थानीय का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष की बोली। क्षेत्र विशेष जैसे एक ही क्षेत्र की कई सारी बोली हो सकती है, जैसे कि लखनऊ है। लखनऊ में लखनवी अंदाज में बात की जाती है, नवाबों की बोली कहा जाता है इसे। उसी तरह से बनारस में बनारसी, और जैसे एक जाटू भाषा भी होती है। राजस्थान में भी बहुत सारी स्थानीय बोली हो सकती है। छोटे छोटे क्षेत्रों की जो अपनी एक बोली बन चुकी है उनको हम कहते हैं स्थानीय बोली। उपबोली। उपबोली किसे कहते हैं? तो देखिए, उपबोली स्थानीय बोली से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है और 2-3 स्थानीय बोलियां मिलकर के उपबोली बनाती हैं। उपबोली बनाती हैं। जैसे उपबोली में जैसे हरियाणवी भाषा है, हरियाणवी भाषा के अंदर कई सारी उपबोलियां आती हैं, जैसे कि जाटू, चमरवा, इस तरह से अन्य भी उपबोलियां आती हैं। उसी तरह से जो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा के अंतर्गत भी कई उपबोलियां आती हैं। बुंदेली के अंतर्गत कई सारी उपबोलियां आती हैं, तो इन्हें हम उपबोली कहते हैं। आगे हैं बोली। बोली कई सारी उपबोलियों के मेल से बोली बनती है। यहाँ पे देखिए, कई सारी व्यक्ति बोली मिलेंगी तो स्थानीय बोली बनेगी, स्थानीय बोली के मेल से उपबोली बनेगी और उपबोलियों के मेल से एक बोली का निर्माण होता है, ठीक है। तो कई सारी बोली हो सकती हैं, जैसे कि हरियाणवी एक बोली है, उसी तरह से ब्रज भाषा बोली है, बुंदेली है। इस तरह से कई सारी बोलियां हो सकती हैं। उपभाषा। अब इन सारी बोलियों के मेल से उपभाषा बनती है। भारत में हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं हैं और ये उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, हरियाणवी, पहाड़ी, बिहारी। तो ये 5 हमारी उपभाषाएं हैं। अब इस पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कई सारी बोलियां आती हैं, जैसे हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, और राजस्थानी के अंदर भी उसकी कई सारी बोलियां आती है, जैसे मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। उसी तरह से पूर्वी हिंदी के अंदर भी कई सारी बोलियां आती हैं
और पहाड़ी हिंदी के अंदर भी, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, बिहारी के अंदर भी आती है। और इसी तरह से उपबोलियों का क्रम, उपबोली से बोली बनती है और बोली से उपभाषा बनती है। अब उपभाषा के बाद मानक भाषा। देखिए, ये जो उपभाषाएं हमारी बनी हैं, यदि इन उपभाषाओं में साहित्य की रचना होने लगे, लोग इसमें शिक्षा ग्रहण करने लगे, कामकाज वहाँ पर होने लगे इसी भाषा में, तो ये वहाँ की मानक भाषा बन जाती है। हिंदी की मानक भाषा, हिंदी जो है राष्ट्र की मानक भाषा है। हिंदी भारत देश की मानक भाषा है और यही इसमें हिंदी में हमारे जो केंद्र सरकार है, हमारा जो संविधान है, उसने कार्य करने के लिए अनुमति दे रखी है कि आप संविधान के जितने भी कार्य हैं वो हिंदी भाषा में करें। इसी वजह से हिंदी को मानक भाषा का भी दर्जा मिला हुआ है। राजभाषा, राजभाषा किसे कहते हैं? तो देखिए, राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें कार्य किए जा सकें, अर्थात संविधान के अनुसार किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश या किसी भी प्रदेश की जो भी न्यायालय से संबंधित काम होते हैं या भी जो भी कानून से संबंधित काम होते हैं या एक राज्य का दूसरे राज्य के प्रति जो काम होता है उसको करने का तरीका किस भाषा में होना चाहिए, उसको राजभाषा कहते हैं। तो हमारी केंद्र में हमारी जो राजभाषा है वो है हिंदी। हमारे भारत देश की केंद्र की राजभाषा हिंदी है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र की राजभाषा है मराठी, वहाँ पर हिंदी कम बोली जाती है, मराठी ज़्यादा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा है वो है महाराष्ट्र की जो राजभाषा है वो है मराठी। इसी तरह से हमारी जो राजभाषा कश्मीर की जो राजभाषा है वो है उर्दू और पश्चिम बंगाल की जो राजभाषा है वो है बांग्ला। तो जिस प्रदेश में उस प्रदेश के कार्य हों, उस प्रदेश के कानून संबंधी कार्य हों, निर्णय के संबंधित कार्य हो, सरकार द्वारा किस भाषा में कार्य किया जा रहा है वो उस प्रदेश की राजभाषा कहलाती है। आगे है संपर्क भाषा। संपर्क का मतलब है एक का विचार दूसरे तक पहुंचाना, यानी मैं अपना जो संपर्क है वो आप लोगों के साथ किस माध्यम से, किस भाषा के माध्यम से स्थापित कर रही हूँ। तो मैं हिंदी भाषा का सहारा यहाँ पर ले रही हूँ। तो ये हमारी मतलब मेरी बोलने वाले की और आप सुनने वाले की संपर्क भाषा हुई हिंदी। उसी तरह संपर्क भाषा राष्ट्र के स्तर पर किसे कहते हैं? तो जब पूरे राष्ट्र के लोग आपस में जिस भाषा में बात करना शुरू करते हैं, जिस भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस भाषा को उस देश की संपर्क भाषा कहा जाता है, उस राज्य की संपर्क भाषा कहा जाता है। आगे है राष्ट्रभाषा। संपर्क भाषा आप समझ गए, राष्ट्रभाषा, राष्ट्र यानी पूरे राष्ट्र की भाषा। जब पूरे जो राष्ट्र के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, वो जिस भाषा में एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ अपने विचार व्यक्त करने लगे, तो जिस भाषा में पूरे राष्ट्र के लोग, पूरे राष्ट्र के नागरिक आपस में संपर्क स्थापित करें, उस भाषा को उस राष्ट्र की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। हमारे देश में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है हमारे संविधान के अनुसार। और अभी कुछ प्रदेश है जहाँ पर हिंदी को पूर्ण रूप से नागरिकों की संपर्क भाषा बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे जो साउथ इंडिया वाले जो प्रदेश हैं, दक्षिण भारत के जो प्रदेश हैं, पूर्वी भारत के जो प्रदेश हैं, वहाँ पर हिंदी भाषा को पूर्णतः उनके सिलेबस में लगाकर उसको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश की जा रही है कि जो हिंदी है वो पूरे राष्ट्र में बोली जाए, पूरे राष्ट्र की संपर्क भाषा बन जाए और उसे पूर्णतः राष्ट्रभाषा होने का दर्जा प्राप्त हो जाए। अगला है गुप्त भाषा। गुप्त भाषा को हम कूट भाषा भी कहते हैं। गुप्त का अर्थ होता है छिपा हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, गुप्त का मतलब छिपा हुआ, यानी ऐसी भाषा जिसे हम सबके सामने नहीं लेके आना चाहते, उसे हम छुपा के रखना चाहते हैं। तो वो जो भाषा होती है वो किसी एक संस्था की भाषा हो सकती है, कुछ दोस्तों की आपस की भाषा हो सकती है, किसी एक मंडली की भाषा हो सकती है, चोरों की भी भाषा हो सकती है, जासूसों की भाषा हो सकती है। तो ऐसी भाषा, ये भाषा वो लोग खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसको कृत्रिम रूप से तैयार करते हैं। कृत्रिम यानी खुद से ऐसे शब्दों का निर्माण करके उसे पासवर्ड के तरीके से रख लेते हैं। जैसे हम सब अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने गैजेट्स पे पासवर्ड लगाते हैं ताकि कोई और उसे खोल ना सके। उसी तरह से कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं
या कुछ ऐसी मंडलियाँ होती हैं जो अपनी बात को दूसरों के सामने ना जाहिर हो, इसलिए अपनी बात को गुप्त तरीके से एक दूसरे के साथ व्यक्त करते हैं, जिसके लिए वो कुछ संकेत सुनिश्चित कर लेते हैं और उन्हें संकेतों को गुप्त भाषा का नाम दिया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा यानी जिसको बनावटी तौर पर तैयार किया जा सके, जिसे बनाया जा सके स्पेशल बनाने के लिए कृत्रिम भाषा कहते हैं। जैसे साहित्य, जो आम बोलचाल की भाषा होती है, आम बोलचाल की भाषा में साहित्य लिखा भी जाता है, लेकिन कई बार साहित्यिक भाषा थोड़ी सी अलग हो जाती है और वो जो साहित्य की भाषा होती है वो कृत्रिम रूप से जो कवि और लेखकों द्वारा बनाई जाती है। आगे है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें साहित्य लेखन किया जाता है। उस साहित्य में हर एक विधा की बात की जा रही है। यहाँ पर कवि की रचनाएं हों या फिर किसी लेखक की रचनाएं हों, जिस भी भाषा में साहित्य की रचना हो रही है और वो साहित्य जन जन तक पहुंच रहा है, तो उस भाषा को साहित्यिक भाषा कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये सारी भाषाओं के बारे में समझ आया होगा। ये सारी भाषा के विविध रूप जिनके बारे में अलग अलग हमने यहाँ पर चर्चा की। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।